हेलो दोस्तों, मैं आर्यस सर आपको अपने यूट्यूब चैनल आर्यस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था रस, ठीक है। रस में 4 भाग हमने 4 पार्ट में पढ़ाया था, ठीक। उस 4 पार्ट को हमने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं भाग 5 यानी पार्ट 5 हिंदी का, जो छंद है, ठीक है। हम छंद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। छंद किसे कहते हैं, छंद कहाँ प्रयोग होता है, छंद के अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। तो छंद, जो छंद होता है वो हिंदी काव्य का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक है। अगर छंद ना रहे तो शायद हिंदी जो काव्य होता है उसमें रौनक ना आ पाए, ठीक है। तो छंद जो होता है उसका अंग्रेजी मीन्स होता है मीटर। क्या होता है? मीटर्स, ठीक है। छंद को अंग्रेजी में मीटर्स कहते हैं। चलिए ध्यान देते हैं छंद क्या होता है, छंद का अर्थ क्या होता है। तो छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, जो अर्थ होता है वो होता है ढकना, ठीक है। क्या होता है? ढकना, ढकना, ठीक है। या बंधन, क्या होता है? ढकना या बंधन, ठीक है। तो जो छंद का अर्थ होता है वो ढकना या बंधन होता है, वो भी एक शाब्दिक अर्थ है, ठीक। अगर हम इसके, ये शब्द कहाँ से आया है, जो छंद है ये शब्द कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये जो है छिदि धातु से आया है। कहाँ से आया है? छिदि नामक धातु से आया है। जो संस्कृत में छिदि धातु होती है उससे छंद की उत्पत्ति हुई है। और जिसका अर्थ होता है, छिदि धातु है जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना। क्या होता है? आच्छादित करना, आच्छादित करना या ढकना, ठीक है। आच्छादित करना या ढकना होता है, ठीक है। जो छंद है उसको इंग्लिश में तो मीटर्स कहते हैं, ठीक है। जो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढकना या बंधन। और जो छंद है ये किस शब्द से लिया गया, कहां से लिया गया है, ठीक है। ये छिदि धातु से लिया गया संस्कृत के, जिसका मीन्स होता है आच्छादित करना या ढकना। आच्छादित करना जानते हो ना आप, या ढकना जानते हो ना। किसी कोई भी वस्तु है उसको अगर हम किसी में पैक कर दें या किसी से उसको ढक दें तो वही हमारा आच्छादित या ढकना होता है। यानी उसके अंदर, यानी कोई चीज अंदर है और उसके ऊपर एक बाहरी लेयर या परत है, उसी को एक प्रकार से ढकना कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर छिदि धातु है संस्कृत का, जिसका मीन्स होता है आच्छादित करना या ढकना, ठीक है। अब हम ध्यान देते हैं छंद की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ की गई, ठीक है। सर्वप्रथम चर्चा जो की गई वो आप ऋग्वेद में की गई। सर्वप्रथम चर्चा कहां पर की गई थी छंद की? तो ये ऋग्वेद में की गई थी। कहां पर की गई थी? ऋग्वेद में, ठीक है। सर्वप्रथम जो है छंद की चर्चा ऋग्वेद में की गई है, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, छंद को कविता की कसौटी कहा जाता है। ये जो छंद है, ठीक है, इसको कविता की कसौटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कविताओं में रहकर, यानी कविताएं जो होती हैं उसके ऊपर एक प्रकार से आच्छादन किया रहता है, यानी ढके रहता है कविताओं को, उसके अंदर के भाव को प्रकट करता है। यानी ध्यान देते हैं, तो छंद को कविता की कसौटी कहते हैं, ठीक। तो छंद को कविता की कसौटी भी कहा जाता है। छंद कसौटी कहा जाता है, ठीक। छंद को कविता की कसौटी कहा जाता है। अब छंद का जिक्र किसने किया, यानी व्यक्ति में। ये तो मान लीजिए कि सर्वप्रथम चर्चा कहां पर की गई थी, एक पुस्तक ऋग्वेद, ठीक है। वेदों में सर्वप्रथम वेद आपका ऋग्वेद ही होता है, ठीक है। तो यहां पर जो है किस व्यक्ति के द्वारा छंद की सर्वप्रथम चर्चा की गई थी? तो आचार्य पिंगल ने, ठीक है। किसने किया था? आचार्य पिंगल ने। आचार्य पिंगल ने अपने छंद शास्त्र में, अपने छंद शास्त्र में
छंद शास्त्र में किसने, आचार्य पिंगल ने अपने छंद शास्त्र में सर्वप्रथम किसका जिक्र किया था, छंद का। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य पिंगल ने सर्वप्रथम छंद शास्त्र का प्रयोग किया था जिसमें छंद का जिक्र किया गया है, इसलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, इसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। किसको, इस पिंगल जो छंद शास्त्र है आचार्य पिंगल द्वारा प्रतिपादित शास्त्र है, ठीक है, जिसके कारण पिंगल ने छंद को प्रतिपादित किया था, छंद शास्त्र को, इसीलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। सर्वप्रथम आचार्य पिंगल ने ही छंद को प्रतिपादित किया था किसमें, छंद शास्त्र में। ठीक है, इसीलिए उसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम ध्यान देते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। किसकी, छंद की। छंद की अगर हम परिभाषा की बात करें तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, छंद की परिभाषा की अगर हम बात करें, जिन रचनाओं में, ठीक है, जिन रचनाओं में वर्ण मात्रा, ठीक है, जिन रचनाओं में वर्ण मात्रा यति गति तुक आदि पर बल दिया जाता है तो उसी को छंद कहते हैं। ठीक है, जिन रचनाओं में मात्रा वर्ण यति गति तुक आदि पर बल दिया जाता है तो उसी को छंद कहते हैं। ठीक है, आदि पर बल दिया जाता है जिसे छंद कहते हैं। जिसे छंद कहते हैं। ठीक है, अब हम ध्यान देते हैं, ये तो छंद हो गया। छंद का अर्थ क्या है, छंद का सर्वप्रथम चर्चा कहाँ की गई थी, छंद को किसने जिक्र किया था अपनी पुस्तक में, और उसके बाद छंद की परिभाषा दी गई। ठीक, उसके बाद आता है छंद के अंग। ठीक है, तो छंद के विभिन्न अंग हैं। विभिन्न अंग का मतलब है जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो केवल 7 हैं। ठीक है, जैसे पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन कि छंद के कितने अंग हैं, तो हमारा आंसर होगा छंद के 7 अंग हैं। ठीक है, तो जो छंद के अंग हैं वो 7 हैं। कितने हैं, 7। छंद के अंग कितने हैं, 7 हैं। ठीक, जिनमें प्रमुख ध्यान दीजिएगा, जो पहला है उसको पाद या चरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पाद या चरण। ठीक है, जो दूसरा है उसको वर्ण कहते हैं। तीसरा नंबर मात्रा होती है। ठीक, चौथा नंबर यति होती है। पांचवा नंबर गति होती है। ठीक, छठा नंबर तुक होता है। सातवां नंबर गण होता है। ठीक, यहां पर जो है छंद के अंग जो है वो 7 हैं। ठीक, पाद या चरण, दूसरा वर्ण, तीसरा मात्रा, चौथा यति, पांचवा गति, ठीक, छठा तुक और सातवां आपका गण होता है। ठीक, अब हमको इसी पर चर्चा करनी है कि छंद के जो अंग हैं 7 हैं। ठीक, इन 7 अंगों को कहते क्या है, या इन 7 अंगों को हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं। पहला है इसमें आपका पाद या चरण। क्या है पहला, पाद या चरण। जो छंद के अंग हैं उनमें 7 हैं, 7 में से पहला जो है वो पाद या चरण होता है, तो हम इसी के बारे में जिक्र पहले करते हैं। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं। पाद या चरण, छंद की प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है, छंद की प्रत्येक पंक्ति में पाद या चरण होता है। ठीक है, छंद की प्रत्येक पंक्ति में पाद या चरण होता है। जैसे एक उदाहरण हम यहां लिखेंगे तब समझ पाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।
ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण हमने लिया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ठीक है, अब हम इसमें समझेंगे पादयाचरण किसे कहते हैं। तो छंद की प्रत्येक पंक्ति में पादयाचरण होता है। ठीक है, छंद की प्रत्येक पंक्ति में पादयाचरण होते हैं। ठीक, तो छंद की प्रत्येक पंक्ति में पादयाचरण। अब ध्यान दीजिएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है, ये एक चरण हो गया। ठीक, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ये एक चरण हो गया। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ये दूसरा चरण हो गया। ठीक है, इसी को पादयाचरण कहते हैं, यानी छंद की प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है, पादयाचरण होते हैं। ठीक, दूसरा आता है, और जो चरण होते हैं, ठीक है, छंदों में प्रायः 4 चरण, क्या हुआ, छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये चौपाई का उदाहरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ठीक है, जो छंद होते हैं उनमें अधिकतर 4 चरण होते हैं। ठीक, अब ध्यान देते हैं, जो चरण है या पाद है ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक, जिसमें से ध्यान दीजिएगा, पहला है समचरण, दूसरा अर्धसम, तीसरा आपका है विषम। तो जो चरण होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक समचरण होता है, अर्धसम चरण होता है और एक विषम चरण होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पाद और चरण तो हम समझ गए कि छंद की प्रत्येक पंक्ति में पाद या चरण होता है। छंद में प्रायः अधिकतर 4 चरण होते हैं। जो पाद या चरण है वो 3 प्रकार का होता है, एक समचरण, एक अर्धसम चरण और एक विषम चरण। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे छंद का अंग जो है, तो दूसरा नंबर का, हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा है वो आपका वर्ण है। कौन सा है? वर्ण। चलिए ध्यान देते हैं हम वर्ण के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, यानी जो अक्षर होता है, वर्णमालाएं होती हैं, उसको यानी वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक, यह छोटी सी, यानी जो अक्षर की ध्वनि होती है, सबसे छोटी इकाई होती है क्या? वर्ण। ठीक, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आ लिखा है, इसको हम खंडित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वर्ण की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, जैसे उ लिखा है, इसको भी हम खंडित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वर्ण की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इसको हम अन्य रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ह्रस्व, जिसको लघु भी कहते हैं। एक होता है ह्रस्व, जिसको लघु भी कहते हैं, और दूसरा होता है दीर्घ, जिसको गुरु भी कहते हैं। जो वर्ण होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक ह्रस्व होता है जिसको लघु कहते हैं, और एक दीर्घ होता है जिसको गुरु कहते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व जो यानी लघु है, ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि ह्रस्व यानी लघु कहते किसे हैं। ठीक है, चलिए हम ध्यान देते हैं। जो वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी जिनको बोलने में हमें कम समय लगता है, उसी को हम ह्रस्व कहते हैं, यानी लघु कहते हैं। लघु का मतलब ये हुआ कि जहां पर हमको बोलने में कम से कम समय लगे, यानी जो समय भी हो वो ना के बराबर हो, उसी को हम ह्रस्व या लघु कहते हैं। ठीक है, हम उनकी मात्राओं को जान लेते हैं कि वो ह्रस्व जो होते हैं यानी लघु होते हैं, उनको हम पहचानेंगे कैसे? हाँ, ये लघु है या ह्रस्व है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। जैसे आपने आप मात्रा जानते ही हैं, तो यहाँ पर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है, री भी उसमें शामिल है। ठीक है, मुंह, चू, कु, ठीक है, या सी। ठीक, ये
ये जो मात्राएं हैं यानी ये जो वर्ण हैं, ठीक है, ये ह्रस्व वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनको लघु कहते हैं जिनकी गणना हम एक के द्वारा करते हैं, ठीक है, इनको लघु या ह्रस्व कहते हैं, ठीक। चलिए आगे हम ध्यान देते हैं, जैसे आपके जो आधे अक्षर के शब्द होते हैं, ठीक, आधे अक्षर के शब्द, इसमें आधे अक्षर के शब्द भी आते हैं, जैसे चंद्र बिंदी भी आती है, ठीक, और जो हलंत वाले शब्द होते हैं वो भी आते हैं, ठीक। ये सब जो होते हैं ये ह्रस्व के अंतर्गत आते हैं। ह्रस्व यानी लघु, जो मात्राएं यानी वर्ण होता है ये लघु होता है, इसको एक मात्रा की गणना करते हैं, ये मात्रा के द्वारा गणना की जाती है, ठीक है। ये तो पहला हो गया ह्रस्व। अब हम दीर्घ की बात करते हैं, दूसरा नंबर, ठीक है। ये तो पहला हो गया, और दूसरा नंबर क्या है, दीर्घ है, जिसको गुरु भी कहते हैं, ठीक। इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक। दीर्घ, दीर्घ यानी जिसको गुरु कहते हैं, इस पर हम ध्यान देते हैं। इसके उच्चारण में, ठीक है, इसके उच्चारण में लघु की तुलना में ज्यादा समय लगता है, यानी यहाँ पर आ ई उ री मू चू उ सी जैसा लिखा है, अगर हम इसको दीर्घ में लिखते हैं, ठीक है, तो दीर्घ में लिखेंगे तो यहाँ पर बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, ठीक है, बड़ा उ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मी हो जाएगा, यहाँ पर चू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कु हो जाएगा, और यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक। ये जो है दीर्घ यानी गुरु, इनको बोलने में हमको ज्यादा समय लगता है। अगर हम ह्रस्व की बात करें तो इसको बोलेंगे अगर यहीं पर दीर्घ वाला बोलेंगे तो बोलेंगे आ, ठीक है, उसे यानी उसमें ज्यादा समय लगा और जोर भी देना पड़ा, ठीक है। जो दीर्घ होता है उसमें उस वर्ड को बोलने में अधिक समय लगता है, ठीक है। तो इसमें और हम ध्यान देते हैं, जैसे ए ऐ ओ औ अंकी बिंदी, ठीक, और आपकी आहा, ये जितने भी वर्ण हैं या जितने भी अक्षर हैं, ठीक है, इन पर दीर्घ मात्रा लगती है। दीर्घ यानी यस आकार का लगता है चिन्ह, ठीक है। इनको हम अगर गणना करते हैं मात्रा के रूप में, तो इसका जो सिंबल यानी चिन्ह होता है, प्रतीक होता है, वो यस के आकार का होता है, जिसकी मात्रा 2 मानी जाती है, ठीक है। यानी जो ह्रस्व यानी लघु होता है उसकी मात्रा 1 होती है, ठीक, और जो दीर्घ होता है उसकी मात्रा 2 मानी जाती है, जो यस आकार का होता है, ठीक है। अब इसमें हम ध्यान देते हैं कुछ और, जैसे लिखा रहे कर्म, ठीक है। अगर कर्म लिखा है तो जो कर्म यानी मां है उसके पहले का अक्षर, यानी पहले का अक्षर जो रहेगा वो दीर्घ माना जाएगा, ठीक है, वो दीर्घ के अंतर्गत माना जाएगा। अगर जैसे कर्म लिखा है, शर्म लिखा है, ठीक है, तो जो उसके पहले का अक्षर होगा उसको दीर्घ माना जाएगा। अगर जैसे लिखा है सच्चा, ठीक है, सच्चा अगर लिखा है, ये जो आधा चा है और सा है, इन दोनों को मिलाकर जो है 2 दीर्घ यानी दीर्घ मात्रा मान ली जाती है। यानी आधे अक्षर वाले शब्द भी अगर रहेंगे तो उसके पहले का जो अक्षर होगा, शब्द होगा, ठीक है, वर्ण होगा, उसको दीर्घ मान लिया जाता है। यहाँ पर जो का है इसमें भी दीर्घ मात्रा यानी यस आकार 2 मात्राएं लगेंगी, और जो आपका यहाँ पर यस सा है यहाँ पर भी 2 मात्राएं लगेंगी, ठीक है। यानी जो सच्चा है और कर्म है, इनके आगे का जो शब्द है उस पर दीर्घ मात्रा लगती है, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका पाद या चरण, दूसरा हो गया वर्ण, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, जिसको कहते हैं आपको मात्रा। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं मात्रा की। किसकी बात करते हैं? पहला नंबर था पाद या चरण, ठीक है। हर एक छंद में 4 चरण होते हैं प्रत्येक, ठीक है। और नेक्स्ट है दूसरा नंबर वर्ण, जो 2 भागों में है, एक ह्रस्व जिसको लघु भी कहते हैं और एक दीर्घ जिसको गुरु भी कहते हैं। तो ह्रस्व में जैसे ये शब्द रहेंगे या वर्ण रहेंगे, इनको एक मात्रा के अंतर्गत मानेंगे, ठीक है। अगर
दीर्घ यानी गुरु रहेंगे, यानी बड़ी मात्राएं रहेंगी, तो वहां पर हम इसको यस आकृति में मानेंगे जिसकी मात्रा 2 होती है। ठीक है, चलिए हम ध्यान देते हैं नेक्स्ट मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? ठीक है, यानी किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में, ठीक है, जो समय लगता है, किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में, ठीक है, ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहते हैं। ठीक है, अगर मात्रा किसी वर्ण या अक्षर में नहीं लगी रहेगी, ठीक है, तो उसमें समय लगेगा नहीं। ठीक है, अगर मात्रा लगी है तो उसमें समय लगेगा, यानी किसी ध्वनि या वर्ण की उच्चारण में, किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो मात्राएं जो हैं वो किसकी होती हैं? स्वरों की होती हैं। ठीक है, मात्राएं जो होती हैं वो स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती हैं। ठीक, तो जो मात्राएं होती हैं उसकी स्वरों की होती है, ना कि व्यंजनों की। तो जो मात्रा होती है, आपको अभी हमने दिखाया कि जो मात्रा होती है एक ह्रस्व या लघु होती है और एक दीर्घ या गुरु होती है। ठीक, यहाँ पर जो है एक लघु होता है, लघु मात्रा, जिसको सिंबल 1 से प्रदर्शित किया जाता है, और दूसरी होती है आपकी दीर्घ, ठीक है, सॉरी, गुरु होती है जिसकी मात्रा 2 होती है। ठीक है, तो जो दूसरा है वो आपका गुरु है जिसकी मात्रा 2 होती है। ठीक, तो जो मात्राएं होती हैं, एक लघु यानी 1 होता है और गुरु यानी 2 होता है। जो मात्राएं होती हैं वो 2 होती हैं। मात्राएं जो होती हैं वो स्वरों की होती हैं, ना कि व्यंजनों की। और जो जिस ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहते हैं। ठीक, अब हम ध्यान देते हैं यहाँ पर मात्रा, अगर मात्रा की बात आई तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर लिखा है। ठीक, इसमें हम अगर मात्रा की बात करें, यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ मात्रा दोनों लिखी हुई है। ठीक, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर जय लिखा है यानी एक एक मात्रा हो गई। ठीक, हनुमान लिखा है यानी 1, उसके बाद 1, उसके बाद मां यानी दीर्घ में आ रहा है बड़ा आ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं हो जाएंगी। उसके बाद ना है, उसमें भी 1 मात्रा। ठीक, उसके बाद आता है ज्ञान, यानी इसमें भी बड़ा आ रहा है, यानी बोलने में जो है वो अधिक समय लग रहा है, यहाँ भी 2 मात्राएं हो जाएंगी। और ना लिखा है यहाँ पर 1 हो गया। ठीक, गुण, यहाँ भी एक मात्रा हो गई। सागर यानी जो सा है इसमें ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 मात्रा हो गई। उसके बाद गा, उसके बाद रा। अगर हम इसकी काउंटिंग करते हैं, ठीक है, 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 4 16। जो चौपाई होती है उसमें 16 मात्राएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला चरण है उसमें 16 मात्राएं हैं। ठीक है, यानी इसकी अगर हम काउंटिंग करें मात्रा की, ठीक है, तो यहाँ पर 16 मात्राएं। अब जय कपीस तिहु लोक उजागर, उसमें हम ध्यान देते हैं जय। ठीक है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। कपीस का हो गया, उसके बाद कह रहा पी, यानी बहुत जोर देना पड़ रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं हो गई। उसके बाद स, यहाँ पर 1 मात्रा हो गई। उसके बाद तिहु, ठीक है, तिहु यानी कम समय लगा, यहाँ पर 1 मात्रा, यहाँ भी 1 मात्रा। ठीक, लोक, लोक यानी लो जो है उसमें हम ज्यादा समय दे रहे हैं बोलने में, इसलिए यहाँ पर 2 मात्रा। उसके बाद क यानी 1 मात्रा। उसके बाद उजागर, उजागर यानी उ जो है वो 1 मात्रा में गया। जा यानी वहां पर हमने ज्यादा जोर दिया इसलिए 2 हो गया। और उसके बाद गा, उसके बाद रा। अगर हम इनकी मात्राओं की गणना करेंगे तो 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 5 16, यानी इसमें भी 16 मात्राएं हो गई। यानी ये जो आपका उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, ये चौपाई है। ठीक है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। ठीक, ये तो मात्रा हो गई। अब चौथा नंबर आता है यति। ठीक है, यति किसे कहते हैं? ठीक है, छंद में यति का जो जिक्र होता है वो कैसा होता है, किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो हम यति के बारे में जानते हैं। छंदों को पढ़ते समय अनेक स्थानों पर विराम लेना पड़ता है। छंदों को पढ़ते समय अनेक स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, उसी को यति कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो हमने चौपाई का उदाहरण लिखा है, इसमें तो हम विराम केवल लेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
ठीक है, यहाँ पर एक यति हो गई। ठीक, नेक्स्ट है जय कपीस तिहु लोक उजागर, ये भी एक यति हो गई। ठीक है, यानी छंद को अगर हम पढ़ रहे हैं, जहां पर हम रुकेंगे वही हमारी यति होगी। ठीक, जैसे हम कोई और उदाहरण लेते हैं, रहीमन पानी राखिए, तो रहीमन पानी राखिए, तो रहीमन पानी राखिए, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, वो एक यति हो जाएगी। ठीक है, बिन पानी सब सून, ठीक है, बिन पानी सब सून, यानी जो हमने कॉमा लगाया वहां पर एक यति हो गई, फिर उसके बाद बिन पानी सब सून लिखेंगे। ठीक है, वहां पर फिर रुकेंगे हम, वही आपकी यति होती है। ठीक, नेक्स्ट नंबर आता है गति। क्या आता है? गति, यानी छंदों को पढ़ते समय हम जिस स्पीड से, यानी जिस चाल से किसी को पढ़ते हैं, छंद को पढ़ते हैं, उसी को गति कहते हैं। जैसे कोई वाक्य लिखा है काव्य में, अगर हम उसको अनजान है, उस शब्द से अनजान है, तो उसको हम धीरे पढ़ेंगे। अगर हम उसको जान रहे हैं और उसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो उसकी गति जो होगी वो बहुत तेज होगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक बार पढ़ा है और हमारे शब्दों मन में वो जो शब्द हैं वो कंठस्थ हैं। ठीक है, तो जो हमारी गति होती है, छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह यानी धारा की अनुभूति होती है, उसी को गति कहते हैं। जैसे अगर कोई ये जो उदाहरण लिखा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, अगर इसको किसी ने देखा नहीं हो कहीं पर, तो एक बार पढ़ेगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, ऐसा पढ़ेगा। अगर जो इसको पहले से ही पढ़ चुका है तो डायरेक्ट बोलेगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो यहाँ पर एक धारा यानी प्रवाह हो गया। ठीक है, अगर जो नहीं पढ़ा उसके अंदर ये प्रवाह नहीं होगा, इसी को गति कहते हैं। यानी हम कितनी तेज पढ़ते हैं, तेज का मतलब कितनी तीव्रता से पढ़ लेते हैं, वही हमारी गति होती है। नेक्स्ट नंबर आता है तुक। क्या आता है? तुक। ठीक है, आपने क्लास 10th में राइम्स पढ़ा होगा। जो पोएट्री होती है उसमें राइम्स होता है, जिसमें लास्ट में जो वर्ड होते हैं सेम एज होते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन जो होता है उनका सेम होता है। वैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो तुक होता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहाँ पर जो सागर है, ठीक है, और यहाँ पर जय कपीस तिहु लोक उजागर है। तो जो जागर और सागर है, इनका अगर हम देखें तो एक प्रकार का तुक बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुक बन रहा है वो सागर और जागर में तुक बन रहा है। यानी जो छंद होते हैं, छंद के प्रत्येक चरण के अंत में जो समान वर्ण या अक्षर या शब्द होते हैं, उन्हीं को तुक कहते हैं। ठीक है, जो तुक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तुकांत होता है, एक अतुकांत होता है। एक तुकांत होता है और दूसरा अतुकांत। तो जो एक तुकांत है, तुकांत का मतलब ये हुआ सागर और जागर हो गया। ठीक, लेकिन अगर यहीं पर अतुकांत की बात करें तो यहाँ पर सागर और यहाँ पर कुछ और होगा जिसका मैचिंग नहीं होगा। ठीक है, ये तुक हो गया। नेक्स्ट नंबर आता है, लास्ट नंबर, जो छंद के अंग है उसमें गण की बात की जाती है। तो गणों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। ठीक है, उसको हम समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो गण होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। ठीक, गणों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, गणों की संख्या, छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? तो छंद में गणों की संख्या 8 होती है, जिसका सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, या माता राज भान सलगा, या माता राजभान सलगा, इसका एक सूत्र है जिसको हम पहचानते हैं। इसके अंतर्गत हम जो है पहचानेंगे कि गणों की संख्या, यानी जो गण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये एक सूत्र है, या माता राजभान सलगा। इसको हम डिवाइड करते हैं 8 भागों में। तो ध्यान दीजिएगा, या से यगण, ठीक, म से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़,
ना से नगड़ और सा से सगड़। ठीक, तो यहां पर जो या माता राजभान सलगा है, इसको अगर हम 8 गणों में विभाजित किए तो पहला आया या गण, दूसरा आया मगड़, तीसरा आया तगड़ और चौथा आया रगड़, पांचवा आया जगड़, छठा आया भगड़ और सातवां आया नगड़ और 8वां नंबर आया सगड़। ठीक है, तो यहाँ पर जो या माता राजभान सलगा है, इनको 8 भागों में विभाजित किया। यानी ये जो आप या माता राजभान सलगा है, इसको आपको याद करने की एक प्रकार की ट्रिक है। ठीक है, यानी जो आपके गण हैं उनको हम कैसे जानेंगे, कौन कौन से गण हैं, तो यहाँ पर ये हम याद कर लेंगे, तो इसके द्वारा हम जो है गणों को निकाल सकते हैं कौन कौन से गण हैं। ठीक है, तो टोटल गणों की संख्या 8 है। ठीक है, जो आपके निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मात्रा की गणना होती है, यानी जो यगण होता है इसकी मात्राएं कितनी होती हैं। यहाँ पर यगण जो होता है वो या माता पूरा लेकर चलता है, यानी जो यगण होता है इसमें जो मात्राएं होती हैं 1 2 2। ठीक है, और जो मगड़ होता है ये मातारा को लेता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो मात्राएं होती हैं 2 2 2 होती है। ठीक, उसके बाद आता है तगड़, यानी यहाँ पर ताराज होता है जिसकी मात्रा होती है 2 2 और 1। उसके बाद आता है राजभा, यानी रगड़ की जो मात्रा होती है वो 2 1 और 2 होती है। ठीक, और जो जगड़ की मात्रा होती है वो होती है जभान, यानी 1 2 1। ठीक, उसके बाद जो भगड़ की मात्रा होनी चाहिए वो भानस होती है, यानी 2 1 1। ठीक, उसके बाद आता है नगड़। ठीक है, तो जो नगड़ होता है उसकी मात्रा होती है न स ल, यानी 1 1 1। और उसके बाद आता है सगड़ और जिसका होता है सलगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 1 1 2। ठीक, यानी जो आपके गण है या गण की मात्रा होती है 1 2 2। उसके बाद मगड़ होता है जिसमें तीनों 2 2 होते हैं। उसके बाद तगड़ होता है जिसकी मात्रा 2 2 1 होती है। और उसके बाद रगड़ होता है जिसकी मात्रा 2 1 2 होती है। उसके बाद जगड़ होता है जिसकी मात्रा 1 2 1 होती है। उसके बाद भगड़ होता है जिसकी मात्रा 2 1 1 होती है। उसके बाद नगड़ होता है जिसकी मात्रा 1 1 1 होती है। और उसके बाद सगड़ होता है जिसकी मात्रा 1 1 2 होती है। ठीक है, ये आपके गण थे। ठीक है, हमने आपको छंद के 7 अंग पढ़ा दिए। ठीक है, पाद और चरण, वर्ड, ठीक है, मात्रा, यति, गति, तुक और गण। ठीक है, ये टोटल आपको हमने पढ़ा दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो छंद है। ठीक है, छंद के प्रकार कितने, यानी छंद कितने प्रकार का होता है। ठीक है, वो 4 प्रकार का होता है। उसके बारे में जिक्र हम नेक्स्ट भाग में करेंगे क्योंकि ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम जो हमारा भाग 5 है ये हमारा खत्म हो गया। इसके बाद भाग 6 पढ़ाएंगे जिसमें छंद के प्रकार और उसके बारे में जिक्र करेंगे। धन्यवाद।